है कि नायब सिंह सैनी अपने सभी विधायकों के साथ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचेंगे। फिलहाल सभी लोग अभी पंचकमल जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वहीं पर मौजूद है और वहां से अब से कुछ ही देर में वहां से जो काफिला है वो निकलेगा और राजभवन काफिला पहुंचेगा और राजभवन आकर राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सभी तमाम विधायक और बीजेपी के तमाम कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी में राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा। जी, और अब बड़ा सवाल यह है, चूंकि नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है विधायक दल का नेता, ऐसे में कल शपथ ग्रहण की तारीख भी पहले ही सार्वजनिक कर दी गई थी। शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? किन नेताओं को निमंत्रण आमंत्रण भेजा गया है? क्या कुछ विशेष रहेगा इस बार के शपथ ग्रहण में? जी, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो बहुत ही भव्य रहने वाला है। आज तो एक महत्वपूर्ण दिन था ही, लेकिन कल का दिन जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पंचकुला सेक्टर 5 स्थित जो परेड ग्राउंड है, जिसे शालीमार ग्राउंड भी कहा जाता है, वहां पर ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो किया जाना है और ये एक बहुत ही भव्य और विहंगम नजारा जो है वो कल देखने को मिलेगा। शालीमार ग्राउंड को पूरी तरह से उसकी सजावट कर दी गई है, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आपको बता सकते हैं कि टेंट्स जो है वो वहां पर पूरी तरह से लग चुके हैं और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं तमाम जो विधायक हैं उनके साथ, और विधायक दल के नेता का नाम का ऐलान हो चुका है। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता जो है चुना गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आपको टेलीविजन स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें विधायक दल की बैठक जब शुरू हो रही थी उस दौरान की है, किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। बतौर सेंट्रल ऑब्जर्वर, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर वो पहुंचे थे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो नए विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान हो चुका है और नायब सिंह सैनी जो है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बैठक जो है वो विधायक दल की हुई और इसमें नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान हुआ। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मैं परिपक्व के रूप में यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा है। अभी हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सैनी साहब को मुझे आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सर मिठाई खिला देते तो बढ़िया होता। सर मिठाई खिला देते। सर जलेबी सर जलेबी मौका तो अभी का था, जलेबी होती तो ज्यादा बढ़िया होता। तस्वीरें लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त देख रहे हैं ये विधायक दल की बैठक की है। किस तरीके से विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां आपको नजर आए और खुद अमित शाह ने
नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया और उसके बाद उन्हें गुलदस्ता देकर जो नए विधायक दल के नेता के तौर पर चुने जाने को लेकर बधाई दी। और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की जनता के लिए बहुत शुभ दिन है। लगातार तीसरी बार आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और चुने हुए सभी विधायकों ने एक मत से हमारे युवा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देना तय किया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और एक प्रकार से हरियाणा का ये विजय एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है और वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से जो लोगों के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और गरीब कल्याण के लिए नीतियां बनाई, वो नीतियों का एक विजय होगा। हरियाणा के लिए इसका विशेष महत्व है। हरियाणा की स्थापना 60 के दशक में हुई, तब से अब तक कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को विजयी बनाने में सफल नहीं हुआ। पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, उसका मुख्य कारण है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम देखते थे तब हरियाणा के प्रभारी रहे। हरियाणा के विकास की जरूरियातें, हरियाणा के जनता का सर्वांगीण विकास, इसके लिए उनके मन में हरियाणा की समस्याओं की समझ उसी वक्त से बनी जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जाने का निर्णय किया और पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। श्री मनोहर जी इसके मुख्यमंत्री बने और मनोहर जी के नेतृत्व में लगभग 9.5 साल सरकार चली। जब पार्टी ने मनोहर जी को केंद्र में दायित्व देने का निर्णय किया, हमारे युवा मुख्यमंत्री को पार्टी ने बागडोर सौंपी और उनके नेतृत्व में तीसरी बार हमें चुनाव जीत कर आए। ये चुनाव देश भर के राजनीति के पंडितों के लिए आश्चर्य पैदा करने वाला चुनाव। सबने दिल्ली में एक आकलन लगा दिया था कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनी, परंतु हरियाणा की जनता का मैंडेट भाजपा के पक्ष में आया। दिल्ली के राजनीतिक पंडितों के मन में जरूर आश्चर्य है, मगर मेरे मन में जरा भी आश्चर्य। जिस तरह से 10 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार चली और मनोहर जी ने इसका नेतृत्व किया, हरियाणा में पहली बार एक कल्पना बनी कि खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलेगी।
यहाँ के कई सारे दिग्गज नेता मुख्यमंत्री तक नौकरियों के भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए। एक बैकग्राउंड में से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया कि खर्ची और पर्ची के बगैर, मतलब करप्शन के बगैर और सिफारिश के बगैर डाकिया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है। और उसने हरियाणा की ठेठ नीचे रहती हुई गरीब जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। हरियाणा में सालों से एक परंपरा थी, जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का बन जाता था, दूसरा मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का विकास करता था, समग्र हरियाणा विकास के लिए तरसता रहता था। मनोहर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद समग्र हरियाणा के विकास की नींव पड़ी और समग्र हरियाणा के विकास, मैं तो आश्चर्यचकित हुआ जब इस चुनाव के पहले धर्मेंद्र जी के साथ मैं यहाँ पर आया, थोड़ा क्या क्या हुआ है। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 8 करोड़ से कम विकास का खर्चा हुआ। मैं बड़ी योजनाओं की बात नहीं कर रहा, गांव के विकास के लिए कम से कम अगर कोई गांव में खर्चा हुआ है तो 8 करोड़। वही बताता है कि मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने समग्र हरियाणा का विकास किया। पहले जातियों के आधार पर भी सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति जाति के आधार पर विकास की संकल्पना को खारिज कर, हम सर्वसमावेशी विकास में विश्वास रखते हैं। और हरियाणा में भी पहली बार मनोहर लाल जी ने और हमारे नायब सिंह ने 36 बिरादरियों के विकास की सरकार चलाई और हर बिरादरी के विकास। ये 3 कारण थे जिसने हरियाणा में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज मैं बहुत हर्ष के साथ फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। पहले ही मोदी जी को देश की जनता नेता चुन चुकी है और आज हरियाणा में भी फिर से एक बार सरकार का गठन का रास्ता साफ हो गया है। तो तीसरी टर्म के लिए लगातार 15 साल के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार आएगी, जो हरियाणा का विकास करेगी। हरियाणा ने इस 10 साल में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कई सारे विकास के काम, मैं पूरी गाथा तो नहीं बता सकता मगर मैं कुछ चीजें जरूर बता। एक भ्रांति फैलाई गई कि किसानों को अन्याय होता है। मैं आज विपक्ष को इस मन से कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में 24 की 24 फसल खरीदने वाला कोई अगर एक राज्य है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा। जो एमएसपी की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसी ने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है कांग्रेस के साथ। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने था, आप थे तब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज मैं फिर से एक मेरा वादा दोहराना चाहता हूं, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। इसमें किसी को हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी, युवाओं की रोजगारी और हमारे किसानों की खुशहाली, ये हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है। विपिन परमार हमारे इनपुट एडिटर, तमाम अपडेट